नमस्ते सदावत्सले मातरमों में। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है लॉ पढ़ने वाले लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ की अभी स्टडी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बार काउंसिल की तरफ से एक खुशखबरी टाइप की आई है। और अभी तक जो भी प्रैक्टिशनर था या जो एआईबी का एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर था या दे रहा था, उसके सामने एक बड़ी संकटमय स्थिति थी। संकटमय स्थिति ये थी कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लॉ प्रैक्टिशनर है या जो एआईबी का एग्ज़ाम दे रहा है, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता। यानी कि लॉ का प्रैक्टिशनर फुल टाइम प्रैक्टिशनर होता है, वो कुछ और नहीं कर सकता। अब इस बात पर हमारे पास पुराना एक बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है डॉक्टर हंसराज चुलानी का। और डॉक्टर हंसराज चुलानी के इस जजमेंट में बात जो सामने आई वो ये थी कि वो गोवा बार में प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो वहाँ पर होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो दिन में प्रैक्टिस करते थे, शाम को अपनी होम्योपैथ की शॉप खोल लेते थे। जब होम्योपैथ की शॉप वो खोल लेते थे तो उस समय वकीलों का और जो लोग वहाँ रहते थे उनका इलाज करते थे। बार काउंसिल ने, वहाँ की बार एसोसिएशन ने उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, चैम्बर खाली करवाने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि राइट टू प्रोफेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आर्टिकल 19 में मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ प्रैक्टिस इज़ अ फुल टाइम प्रैक्टिस। और भाई इतना टाइम लॉ प्रैक्टिशनर को नहीं होता कि वो कुछ और कर सके, इसलिए अगर आप लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आपको फुल टाइम रहना होगा। और अगर आप फुल टाइम नहीं रह सकते तो फिर आपको लॉ की प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कानून बन गया, देश में वो कानून इस्टेब्लिश हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि आखिर जो वकील जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, वकालत भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्लाइंटेज सिस्टम ऐसा नहीं है, उनके पास काम नहीं है बहुत, या फिर जो कॉलेजेस की पढ़ाई है हमारे यहाँ वो डिग्रेड हो गई। डिग्रेड इन द सेंस कि वो स्तर पर पढ़ाई नहीं होती जो स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का लॉ ग्रेजुएट का मतलब होता है कि रोज़ 15 से 17 घंटे अगर वो 3 साल के सिलेबस को पढ़ता है तो ख़त्म नहीं कर पाता है। क्योंकि जब मैं लॉ कर रहा था तो मैं उस सिलेबस को ख़त्म नहीं कर पाता था। मैं जब लॉ कर रहा था तो मैं सुबह उठ के रात तक सिर्फ लॉ पढ़ता था, इसलिए मुझे जानकारी भी थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। क्योंकि मैंने ये मानकर चला था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको मुझे पता होना चाहिए। बाकी सब वो 50 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ये सब हमारे देश में चल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बहुत अनुभव नहीं होता, और प्रैक्टिस करने जाते हैं तो कहीं आर्टिकलशिप, जूनियरशिप करते हैं तो कुछ पेमेंट नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में उसको जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ और करना पड़ता है। तो सुबह दिन में 6 घंटे 7 घंटे अपने सीनियर के साथ रहता है और शाम को कुछ ना कुछ काम कर लेता है, रात में कुछ काम कर लेता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई जॉब कर लेता है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता है। लेकिन ये तो एडवोकेट एक्ट में अनुमति ही नहीं है कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकें या कुछ और कर सकें। एडवोकेट एक्ट के अनुसार जब आप रजिस्टर हो गए बीइंग एन एडवोकेट तो केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ पढ़ा सकते हैं, लॉ फर्म खोल सकते हैं, यानी कि लीगल काम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप जन सेवा कर सकते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, यानी कि विधायक, सांसद, मंत्री ये हो सकते हैं, लेकिन आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। तो फिर जब व्यवसाय नहीं कर सकते तो अपने पिताजी की परचून की दुकान अगर है या कोई छोटा मोटा काम घर में होता है, उनकी मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट के लिए हंसराज चुलानी के केस में ये डिफाइन कर दिया गया और एडवोकेट एक्ट में भी इसके सीधे प्रावधान है। अब ये सवाल गुजरात हाईकोर्ट में आया तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप प्रैक्टिस के साथ साथ, क्योंकि ये समस्या गुजरात हाईकोर्ट को प्रैक्टिकली समझ में आई होगी, जो पिटीशन गई उस पिटीशन में जो केस गया उस केस में, ये केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, ट्विंकल रेनू मंगावकर, ट्विंकल राहुल मंगावकर एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 2022 में अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है, उससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। गुजरात हाईकोर्ट ने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड कर दिया कि जो प्रैक्टिशनर है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, फुल टाइम जॉब कर सकता है, पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकता है। अब जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक ये कर सकता है। ये मामला बार काउंसिल के अपने जो रूल्स हैं एडवोकेट एक्ट के, उसके विरुद्ध चला गया।
यानी कि बार काउंसिल के विरुद्ध ये जजमेंट हुआ। बार काउंसिल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली आई गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। बार काउंसिल के सामने जब बार काउंसिल आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये जो जिनका मामला गड़बड़ है, जो नहीं कर सकते मदद, उनका क्या करेंगे, उनको कैसे आप एडजस्ट करेंगे, क्या है आपके पास उसका उपाय। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस करते हुए पूछ लिया। एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट मतलब बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और बात रखते हुए ये कहा कि हम भाई बार काउंसिल AIB का जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में भी आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कर रहा हो, चाहे 3 साल का कर रहा हो, आफ्टर ऑल वो किसी कॉलेज से आया हो, अच्छे या खराब, उसको आना कोर्ट में ही होता है। कुल मिलाकर कोर्ट में वो बनेगा वकील ही, भले ही वो 5 साल के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स करके आया हो। अब बहुत सारी बड़ी आबादी ऐसी होती है हमारे देश में जो प्रैक्टिस के उद्देश्य से 5 ईयर इंटीग्रेटेड नहीं करता, वो 5 ईयर इसलिए करता है क्योंकि उसका कहीं प्लेसमेंट एज ए लॉ ऑफिसर, एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए वैकेंसी जो कंपनियों में निकलती है तमाम प्लेसमेंट, तो वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भ्रम है कि उनको प्लेसमेंट के लिए उनको ये डिग्री की आवश्यकता है, प्लेसमेंट के लिए कि इस तरह की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी दिमाग में उसका अच्छा सा प्रचार किया गया। लेकिन ये 5 साल वाला भी अगर कोर्ट में आना चाहता है तो वही सिस्टम है, सबके लिए एडवोकेट एक्ट है। उसी एडवोकेट एक्ट में जो 3 ईयर से LLB करके आता है उसको भी उसी को करना पड़ता है, उसको भी AIB क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो 5 ईयर करके आता है किसी भी कॉलेज से, मैं कहूँ NLU से करके आया है, वो उसको भी 5 ईयर उसको भी AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब वो कोर्ट में आया तो बार काउंसिल ने ये कहा कि हम रजिस्टर A, 3 रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर A, रजिस्टर B, रजिस्टर C। रजिस्टर A में वो लोग जो AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अनाउंस हो चुका है, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं लीगल प्रोफेशनल की तरह, उनकी सूची रखेंगे। उन्होंने कहा रजिस्टर B में वो कैंडिडेट जो कहीं जॉब या सर्विस कर रहे हैं और उनको AIB के लिए अलाउ किया गया है, वो AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के 6 महीने के अंदर वहाँ रिज़ाइन करके आ सकते हैं। अब मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इन्होंने ये कहा कि AIB का एग्ज़ाम करने के लिए पहले अंडरटेकिंग देनी होती थी कि अब आप आएंगे तो आप कहीं जॉब नहीं करते, ये नहीं करते। उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, मतलब लॉ ग्रेजुएशन के दौरान भी आप कहीं जॉब कर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप कहीं जॉब कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप AIB का COP के लिए मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिस दिन आपको मिलेगा, आप जिस दिन वो सर्टिफिकेट ले लेंगे या AIB का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके 6 महीने के अंदर आपको वहां रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और आपकी प्रैक्टिस उस दिन से ही मानी जाएगी जिस दिन आप रिजाइन करके बीइंग ए प्रैक्टिशनर यहां पर चालू कर देंगे प्रैक्टिस। तो ये दूसरी सूची बनेगी। रजिस्टर C के रूप में उन्होंने कहा कि उन लोगों के नाम जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर हैं, AIB वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइसेंस को सस्पेंड करवा दिया है, या उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कहीं जॉब करने लगे, कहीं एम्प्लॉयमेंट करने लगे, कहीं नौकरी करने लगे। तो ऐसे सभी लोग जिनका नाम उस पर चढ़ा हुआ था, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया था, वो अगर 5 वर्ष से ऊपर तक गैप रखते हैं तो फिर उनको दोबारा AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ऐसी एक तीसरी सूची हम बनाकर रखेंगे। अगर वो 5 साल से पहले प्रैक्टिस में लौटकर वापस आ जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, AIB क्वालिफाइड है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप वो 5 साल क्रॉस कर लेते हैं सस्पेंशन के बाद, तो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा और जाकर फिर आपको वहाँ से दोबारा AIB का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, COP दोबारा लेना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा सुप्रीम, ये सील्ड कवर में इसको जमा कर देंगे आपके पास, उसके बाद आप उसको डिसाइड करिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ने ये देने की कोशिश की कि अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास आते हैं तो फिर आप जॉब जो है वो
कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका जॉब क्वालिफाई हो जाएगा, जिस दिन आपकी सीओपी क्वालिफाई हो जाएगी, उस दिन के 6 महीने हम आपको और देते हैं। एकदम हम आपको वहां से प्रैक्टिशनर नहीं मानेंगे, 6 महीने और देते हैं। वहां पर अपना काम निपटा लीजिए, वहां पर अपना रिजाइनेशन दे दीजिए, रिजाइन कर लीजिए, और 6 महीने के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर हम आपका एआईबी क्वालिफाइड नहीं मानेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस आपकी तभी से काउंट करेंगे जब आप रिजाइन करके और यहां पर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट लगा देंगे कि मैं कहीं जॉब नहीं करता। मुझे लगता है ये एक शुभ समाचार है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इस विषय को लिया है और गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट जिस प्रकार से आया था, मुझे लगता है कि ये वकीलों के लिए एक शुभ संकेत है। हालांकि मेरा मानना यह है कि कोई भी वकील जज से ज़्यादा होशियार होना चाहिए। अगर वो जज बनने के लायक नहीं है, मतलब जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनने के लायक नहीं है, तो वो प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्योंकि जिस जज के सामने से अपने को जजमेंट लेना है, उससे ज़्यादा अगर मैं नहीं जानता, मैं रिसर्च करना नहीं जानता, तो मैं किसके सामने प्रैक्टिस करने जाऊँगा? जिसके सामने मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ वो मेरे से ज़्यादा काबिल है, तो फिर वो तो मैटर उसको फैक्ट बता दीजिए, वो अपने हिसाब से जजमेंट कर देगा। तो इसको आप प्रैक्टिस मत करिए, ये तो मुंशी भी कर लेता है। आप अगर अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप उतना नहीं कर सकते, मैं नहीं कहता कि आप ज्वाइन करें, कोई भी ज्वाइन करे कि मैं मैजिस्ट्रेट। बहुत सारे लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहते हैं कि साहब मैं तो मैजिस्ट्रेट बनना नहीं चाहता, मैं तो डायरेक्ट लिटिगेशन में जाना चाहता हूं। अपने माँ बाप को ये बताते हैं, माँ बाप कहते हैं कि नहीं वो एग्जाम क्वालिफाई कर लो, मैजिस्ट्रेट बन जाओ, जज बन जाओ। ये घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चा अपनी कमी को छुपाने के लिए सदैव ये कहता है कि मैं तो डायरेक्ट लिटिगेशन में जाना चाहता हूं, पापा मम्मी तुम नहीं जानते क्या है, वो है, ये है, और ऐसे बातें करते हैं। जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके बच्चे भी, चूंकि प्रैक्टिस में हैं तो प्रैक्टिस ऐसी चल रही होती तो माँ बाप बहुत ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट का क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने का मोरल अधिकार नहीं। और आप क्वालिफाई कर लीजिए, प्री क्वालिफाई कर लीजिए, मेंस क्वालिफाई कर लीजिए, मत इंटरव्यू देने जाइए, लेकिन आप अपने आप को सिद्ध तो करिए। जैसे आप एलएलबी में सिद्ध करते हैं कि मैं क्वालिफाई हो गया, एआईबी का एग्जाम सिद्ध करते हैं कि मैं कंटिन्यूएशन और प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हूं, तो वैसे आप सिद्ध तो करिए एक बार एग्जाम पढ़ के, एग्जाम देकर। एटलीस्ट ना एग्जाम दें उतनी पढ़ाई तो आप कर लें कि जितना एक मैजिस्ट्रेट को जानकारी है जिसके सामने मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, उतनी जानकारी अगर मुझे नहीं है तो आप मुझे बताइए कि मैं किसके सामने प्रैक्टिस करने जा रहा हूं और किससे मैं जजमेंट या ऑर्डर लेने जा रहा हूं। तो फिर आप ज्वाइन मत करिए। आप माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा ये कहता है कि नहीं साहब मैं तो लिटिगेशन में जाना चाहता हूं, तो उसको एक आग्रह करिए कि तुम लिटिगेशन में ही जाओ, लेकिन एक एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाओ मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में लिटिगेशन में तुम अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं गारंटीड कह सकता हूं कि जो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनकी प्रैक्टिस 1.5 से 2 साल में अच्छी जम जाती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं डायरेक्ट लिटिगेशन में जाऊंगा, मैंने देखा है 15-15 साल तक वो जूनियरशिप करते रहते हैं और कानून की चूंकि पकड़ नहीं होती, इसलिए वो मुंशीगिरी तो करते हैं अपने सीनियर के साथ, लेकिन वो कानून वाकई में नहीं जानते। और जिस दिन भी उनको प्रैक्टिस में लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट आना चाहिए, उस दिन पढ़ना वही पड़ता है जो मैं अभी कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस में जाते समय पढ़ लीजिए। अगर प्रैक्टिस में जाते समय पढ़ लिया होता तो 15 साल बाद वो पढ़ने नहीं थे। मेरे पास ऐसे कितने ही बच्चे, मैं आपको उसकी बहुत बड़ी संख्या मेरे पास रहती थी दिल्ली में, जिनकी आयु 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष थी। सैकड़ों की संख्या में सिर्फ प्रैक्टिस सीखने के लिए मेरे पास आते थे। मैं उनसे कहता था कि भाई आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या? कहते सर मुझे प्रैक्टिस के लिए डेप्थ में जानकारी चाहिए। अब वो एचजेएस की क्लास में बैठते थे, चूंकि एचजेएस देश भर में मैं अकेले पढ़ाता हूँ। एचजेएस मतलब हायर जुडिशियल सर्विसेज, जो एडीजे बनता है या जो डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, वो देश भर में थोड़ा पढ़ाने वाले लोगों के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उस प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, प्रोसीजर को अच्छे से डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग बेरेक्ट से पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो बेरेक्ट को जानने वाले हैं या अपने नोट से पढ़ाने वाले हैं, कि वो जब ये कहते हैं कि मोर देन सफिशिएंट हमारे नोट से ही आएगा, तो वो रेक्टिफिकेशन करवाने वाले लोग हैं। उनका रिजल्ट जो रहता है वो 1% भी अगर रहे, उनके पास 4-4, 5-5 हजार बच्चे पढ़ते हैं और वो साल में अगर डिक्लेयर कर देते हैं 5000 में से कि 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो 500 बच्चे तो दिखाई देते हैं, लेकिन एक वर्ष में 5000 पढ़ गए और पिछले 10 वर्ष का बच्चा एग्जाम दे रहा है, यानी कि 50,000 बच्चों में से आपके 500 सेलेक्ट हो गए, तो 1% रिजल्ट भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जिसका 1% रिजल्ट ना हो वो क्या करेगा। लेकिन वो साहब
बच्चे को कमजोर बनाने के उद्देश्य से बैरेक्ट पकड़ा देते हैं कि बैरेक्ट पढ़ लीजिए, और दूसरा वो अपना नोट्स बनाकर देते हैं, किताब छूने भी नहीं देते, कहेंगे वो अपने घर में पढ़ लीजिएगा, क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं करने देते, क्लास में जितना बताया गया नोट्स पढ़ लो, नोट्स कर लो, हो जाएगा। ऐसे लोग एडजस्ट नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एडजस्ट पढ़ने के लिए जो बच्चा आता है वो एक्चुअली बच्चा नहीं होता, वो 35 वर्ष की आयु का बाप हो चुका होता है और 50 वर्ष की आयु तक का बच्चा होता है, वो मतलब वकील होता है। तो जिसने 10 साल प्रैक्टिस कर ली हो, वो जिस टीचर के सामने खड़ा होगा, उस टीचर की अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उस टीचर के पास उतनी गहराई होनी चाहिए विषय की, तब वो उनको पढ़ा सकता है। या जजेस प्रमोशन की बात करूं मैं, जैसे सूटेबिलिटी टेस्ट है, जो जज बन जाता है और सीनियर हो जाता है तो उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने से पहले उसको एक सूटेबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, वो कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ाता हूं उसको। लिमिटेड एग्जाम है, जो मैजिस्ट्रेट ऑलरेडी बन चुका है, 3 साल की 5 साल की प्रैक्टिस हो चुका, 5 साल बीइंग ए मैजिस्ट्रेट हो चुका है, कुछ राज्यों में 3 साल बीइंग ए मैजिस्ट्रेट हो चुका है, तो फिर वो एडीजे बनना चाहता है तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो एग्जाम दे सकता है। जो एपीओ हो चुका है, एपीपी हो चुका है, वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है कुछ समय के बाद। तो इन सभी मामलों में जो डायरेक्ट एडजस्ट होता है, इनमें पढ़ाने वाले टीचर हमारे देश में नहीं होता है। इन बैचों में बड़ी संख्या ऐसी आती है हमारे पास जो ये कहती है कि हमने एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, मेरे पिताजी की अच्छी प्रैक्टिस चल रही, मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस चल रही, लेकिन मैं सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना चाहता हूं, इसलिए आपके पास पढ़ने आता हूं। तो मेरे पास एक बड़ी संख्या उसको पढ़ने के लिए आती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहां पर यह है कि अगर आप अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो घर वालों को यह कह के मत कहिए कि मैं लिटिगेशन में जाना चाहता हूं। हकीकत यह है कि आप जाइए मत, आप लिटिगेशन में ही जाइए, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करके अपने आप को प्रूव करिए, सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ बनाइए। जब आप पकड़ बना लेंगे तो प्रैक्टिस आप अच्छी कर पाएंगे। अगर आप पकड़ नहीं है कानून पर और आपको लगता है कि कोर्ट में जो सिखाया जाता है वो यूनिक है, तो वो मुंशीगिरी है ज़्यादा, वो प्रैक्टिस कम, मुंशीगिरी ज़्यादा। हकीकत में जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कानून की ही प्रैक्टिस वहां करनी पड़ती है, मुंशीगिरी की प्रैक्टिस नहीं होती। मुंशी और सुप्रीम कोर्ट तो मुंशी का एग्जाम लेता है और बाकायदा मुंशी अलॉट करता है। हाई कोर्ट भी कुछ अपने यहां मुंशी रजिस्टर करते हैं जिनको कानून की प्रॉपर जानकारी होती है। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो उनके जो क्लर्क होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, वकीलों से भी होशियार होते हैं। इसलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट को कहना भी पड़ा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि वकील प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स के साहब, हम तो इनकम टैक्स के सारे काम करते हैं और हमें ज़्यादा डेप्थ में जानकारी होती है, इसलिए हमको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में टैक्स की प्रैक्टिस करने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माई क्लर्क इज मोर नॉलेजेबल देन यू, तो क्या उसको मैं जज बना दूं? क्या मैं उसको एडवोकेट घोषित कर दूं? वो नॉलेजेबल किस लिए है? वो नॉलेजेबल मुंशीगिरी के मामलों में है, जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म कोर्ट में होती है, कौन सी फाइल कहां रखी जाएगी, किसके पास स्टैंप लगेगा, कौन बताएगा, क्या फाइल को चेक कैसे करवाएं, वो सब मुंशीगिरी के काम है। प्रैक्टिस वो है जो कानून बताकर आपने जजमेंट हाथ में लेना, फैक्टों के साथ कानूनों को लगाना है। वो तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो पढ़ाई होती है, जो मैजिस्ट्रेट पढ़ता है जब जज बनने के लिए, वो वही कानून बनकर जज बन जाता है। तो आपको ये समझाने वाले कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं वो प्रैक्टिस अलग चीज है और पढ़ाई स्कूल वाली अलग चीज है। कॉलेज वाली जो पढ़ाई उसी को पढ़कर जज बनता है और उसी के सामने आपको प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है। तो आप जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पर ज्यादा आपका सीनियर कॉन्सेंट्रेट करवा रहा है, वहां की धुरपटास की नीति मतलब कहाँ फाइल जमा होगी और कैसे वो जमा होगा और कैसे क्लियरेंस आएगा और कैसे वो कोर्ट तक पहुंचेगी, कैसे ऑब्जेक्शन रिमूव किए जाएंगे, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कायदा 16 कैसे लिखना, और ये सब तरह के, तो वो चीज़ें तो मुंशियों के काम हैं, वो प्रैक्टिशनर्स के काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बार काउंसिल ने अभी लगाया है और कहा है, जो आर्गूमेंट किया है, वो हमारे लिए बड़ा शुभकामनाओं वाला है। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।